हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया एकदम पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो आज पढ़ने के साथ साथ आज ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। क्या है आज? आज है आपकी परम प्रिय परमात्मा, हमारे परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण जी का जन्मदिन। ठीक है, तो आज है आपका जन्माष्टमी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हैं। तो मेरी ओर से यानी विराट चौधरी की ओर से और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल स्टडी रूम 2.0 की ओर से आप सभी लोगों को हमारी ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए बहुत ही शानदार। अब हम किताबी लैंग्वेज से हटकर यानी थोड़ा किताब से हटकर हम आपको थोड़ा धर्म के बारे में बता दें, यानी श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव के बारे में आपको बता दें, जिससे कि आप अच्छे से मोटिवेट हो सके, साथ ही साथ आपको पता लग सके, ठीक है, कि हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे आप जानते होंगे जो आपके कृष्ण जी थे, हमारे जो कृष्ण जी थे, सबके जो परम पिता परमात्मा और लाड़ दुलारे नंदलाल, ठीक है, गोकुलवासी जो थे श्री कन्हैया श्री कृष्ण जी, ठीक है, तो उनके पिताजी का नाम क्या था? वासुदेव। क्या था? वासुदेव। तथा उनकी माता का नाम क्या था? देवकी। ठीक है, उनके पिताजी का नाम वासुदेव था और उनकी माता का नाम देवकी था और वो मथुरा में जन्म उन्होंने लिया था रात के 12 बजे। ठीक है, रात के 12 बजे उन्होंने मथुरा में जन्म लिया था। इससे पहले हुआ क्या था? ठीक है, तो कंस ने अपने जो बहन थी यानी देवकी जो थी, उनका विवाह वासुदेव से किया था। ठीक है, तो जब वो लेकर के उन्हें जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई थी कि जो देवकी का 8वां पुत्र है वो कंस का क्या करेगा? वध करेगा। और कंस क्या था? कंस क्या था? कंस एक महाज्ञानी व्यक्ति था, साथ ही वह पूरे जो जितने भी आपकी राक्षस योनि थी उसका क्या था? राजा था। ठीक है, राक्षस योनि का राजा था। तो उससे पहले क्या हुआ, जब आकाशवाणी हुई कि जो 8वां पुत्र देवकी का है वो क्या करेगा? कंस का वध करेगा। ठीक है, यानी जो श्री कृष्ण जी थे वो 8वें पुत्र थे देवकी जी के और उन्होंने श्री विष्णु जी का अवतार वो माना गए थे। ठीक है, चलिए अब आगे क्या हुआ कि जैसे ही आकाशवाणी हुई तो कंस ने क्या किया? वासुदेव सहित देवकी माता को अपने कारागार में बंद कर दिया। ठीक है, जैसे जैसे दिन बीतते गए उनके 7 पुत्रों की उन्होंने क्या कर दी? हत्या कर दी, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जैसे ही रात के 12 बजे जब मथुरा में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, वो स्वयं ही विष्णु भगवान जी के, हमारे नारायण प्रभु परमपिता परमात्मा के जो क्या थे? एक अंश थे। ठीक है, उन्होंने क्या लिया? वहां पर जन्म लिया। तो सब क्या हो गए? मूर्छित अवस्था में आ गए। यहाँ तक कि देव की माता भी मूर्छित अवस्था में आ गई। मूर्छित यानी बेहोश हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? कारागार की बेड़ियां खुल गई। साथ ही जो वासुदेव जी थे उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा करने हेतु क्या कार्य किया? उन्हें अपने सर पर बैठाया और उन्हें लेकर चल दिए अपने दोस्त के यहाँ, जिनका नाम था नंद। क्या नाम था? नंद। ठीक है, वो नंद के घर की ओर चल दी, जो था गोकुल में। कहाँ था? गोकुल में। तो उन्होंने बड़ा ही संघर्ष के साथ जैसे वो चले तो यमुना नदी आ गई। काली अंधेरी रात थी जब हमारे परम पिता परमात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। ठीक है, तो जब पूरी काली अंधेरी रात थी, पूरा तूफान चल रहा था, बारिश उफान पर थी, साथ ही साथ यमुना नदी का जो स्तर था वो पूरा उच्च हो चुका था, यानी बढ़ चुका था। जिससे क्या हुआ कि जो वासुदेव जी थे उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपने सर पर पे उठाकर, ठीक है, उन्हें क्या किया था? यमुना नदी को पार करके वो गोकुल पहुंचे थे। ठीक है, कहाँ पहुंचे थे? गोकुल पहुंचे थे। ठीक है, और गोकुल पहुंचकर वो अपने अपने परम पिता, क्या नाम उनका, मित्र जो थे, उनका नाम था नंद, उनके पास गए। उन्होंने वहां पर अपनी समस्या बताई। तो उसी रात यशोदा मैया,
याद आया, यशोदा मैया को क्या हुआ था, पुत्री का जन्म दिया था। यशोदा मैया ने एक पुत्री को जन्म दिया था। ठीक है, तो जैसे ही ये सभी घटना के बारे में नंद को पता लगा तो उन्होंने क्या किया, वासुदेव जी के पुत्र यानी श्री कृष्ण जी को क्या किया, अपने पास रख करके अपनी पुत्री को क्या, वासुदेव जी को दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि कंस अब आता ही होगा वध करने के लिए, तो उन्हें क्या चाहिए था, मतलब ऐसा प्रतीत ना हो कि उनको जो जन्म ले चुका है कि कंस को मारने वाला, ठीक है, जन्म ले चुका है ऐसा प्रतीत ना हो, तो जो हमारे नंद जी थे उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री को वासुदेव जी को दे दिया। और वासुदेव जी सादर प्रणाम करते हुए अपने पुत्र को आखिरी बार देखते हुए कहाँ पर चल दिए, वापस कारागार की ओर चल दिए और वापस यमुना नदी को पार करते हुए कहाँ पहुँच गए, मथुरा पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, मथुरा पहुँच गए और वापस कारागार में चले गए। कंस आया, उसने उस पुत्री की हत्या कर दी, मृत्यु कर दी। तो सर्व जो अपने आप स्वयं श्री माता दुर्गा थी, ठीक है, वो प्रकट हुई थी और उन्होंने बोला था कि जा कंस, कि तेरा मृत्यु करने वाला, तेरा वध करने वाला तो जन्म ले चुका है। उस क्षण से ही जो आपका कंस था वो भयभीत हो उठा कि ये कैसे हुआ, क्योंकि आकाशवाणी जो हुई थी वो 8वां जो था वो पुत्र होना था और वो हुआ भी, लेकिन उसने पुत्री को पाया तो वह पूरी तरह विचलित हो उठा, उसका मन व्याकुल हो उठा कि ये क्या हुआ। ठीक है, तो उसके बाद हमारे श्री कृष्ण जी जो थे वो गोकुल में चले गए और वहाँ पर उनकी परवरिश जो की थी वो नंद जी ने की थी, साथ ही उनकी माता का नाम था यशोदा। ठीक है, तो ये थी आपकी कृष्ण लीला, पूरी कृष्ण जी की जन्म तिथि जैसे वो जन्मे। ठीक है, तो उसके बाद तो पता ही है कि उन्होंने कंस का वध करके हमारी सृष्टि को क्या किया था, हमारे सृष्टि को पापों से मुक्त किया था। ठीक है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो आपको पता लगा है कि आज हमने श्री कृष्ण जी को का जन्म कैसे हुआ था, साथ ही साथ उन्होंने इस पृथ्वी लोक को बचाने हेतु कितने कार्य किए थे। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो आज इसी जोश के साथ अपने जन्माष्टमी के उत्सव को और अधिक शुभ बनाने के साथ आज हम शुरुआत करने वाले हैं दोबारा अपने इसी टॉपिक की जो फिजिक्स में हम चला रहे हैं 10th क्लास की साइंस की सीरीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का धमाकेदार जोश के साथ। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है पार्ट 6। इससे पहले पार्ट 5 भी हम कह चुके हैं और आज अपना जोश आप हाई रखना। क्या रखना? हाई रखना, क्योंकि आज जन्माष्टमी है भैया। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब आप देख रहे हैं 10th क्लास साइंस की सीरीज। क्या देख रहे हैं? 10th क्लास साइंस की सीरीज जो हमने चालू कर रखी है, जिसमें हमने काफी सारे जो टॉपिक है आपको कवर करा चुके हैं। इससे पहले 5 चैप्टर जो हम केमिस्ट्री के हैं वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने फिजिक्स को निपटाने का वादा कर लिया है आपसे। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। हमारे YouTube चैनल का नाम है स्टडी रूम 2.0 और आप देख रहे हैं पार्ट 6। ठीक है, तो आज के जो मुख्य टॉपिक है वो है गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। समझ रहे हैं बात को? अब हमारा जो गोलीय दर्पण था, इससे पहले वीडियो में हमने समतल दर्पण पढ़ा, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं वो पढ़ा, अवतल उत्तल लेंस किसे दर्पण किसे कहते हैं वो भी पढ़ा। अब उन दर्पण के बारे में, जो आपका गोलीय दर्पण होता है उसके बारे में परिभाषाएं आ जाती हैं। चलिए, तो पहली भाषा आ जाती है दर्पण का ध्रुव। क्या जाता है? दर्पण का ध्रुव। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, इसको समझाने के लिए मेरे को थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, रफ कर देता हूं, जिससे कि आप इसे अच्छे से मैं आपको समझा सकूं। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। ठीक है, वाह भाई वाह। ठीक है, जोश बच्चों अपना हाई रखना है बिल्कुल। ठीक है, पढ़ने के लिए बिल्कुल हाई रखना है, जिससे कि आप अच्छे से मोटिवेट होकर के पढ़ सकें। साथ ही अपने लक्ष्य को ध्यान रखें। और आज जैसे कि श्री कृष्ण जी का जन्म है, हमारे कान्हा जी का आज के दिन जन्म हुआ था, तो इसी के उपलक्ष्य में आज तो जोश हाई बनता है मेरे भाइयों। चलिए, तो वापिस आ जाते हैं टॉपिक पर। ठीक है, अब क्या बात हो रही है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, जो आपका गोलीय दर्पण होता है, मान लीजिए हमने क्या ले लिया है, ये गोलीय दर्पण का एक ले लिया है जिसका नाम है अवतल दर्पण। क्या नाम है इसका?
अवतल दर्पण, क्योंकि इसके बाहरी और साइड हो रही है, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अब बोला गया है परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, यानी परावर्तक पृष्ठ जो आपको अंदर की ओर दबा हुआ दिख रहा है, परावर्तक कैसे होएगा, इस स्क्रीन से होएगा, समझ रहे हैं बात को। तो इसका जो होगा मध्य बिंदु, यानी ये वाला बिंदु जो बीच में है इसका, ठीक है, वही क्या कहलाता है आपका दर्पण का ध्रुव कहलाता है। यानी इस बिंदु को हम कहां से डिनोट करते हैं, P से हम इसको डिनोट करते हैं। समझ रहे हैं आप बात को, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। उसके बाद आता है वक्रता केंद्र। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया आपका वक्रता केंद्र। अब देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम आपको दिखाएंगे कि देखो कि जो ये परावर्तक पृष्ठ आप देख रहे हैं, जो ये आपका अवतल दर्पण आप देख रहे हैं, ये किससे बना है, एक खोखले गोले से कटकर बना है। मान लीजिए ये गोला वो है, इसके बीच में केंद्र है, ये क्या है, हमने इसको काट करके इतना हिस्सा रख करके इस पर क्या करी हुई है, कलई करी हुई है। ठीक है, यानी इस हिस्से पे हमने क्या कर रखी है, कलई कर रखी है। तो जो ये गोले का जो आपका ये गोला बना हुआ है, इसका जो केंद्र होता है वो कहलाता है आपका वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है आपका वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, यानी ये वाला जो बिंदु है ये आपका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। तो इस दर्पण का जो हमने इतना हिस्सा जो ले रखा है, यानी ये वाला केंद्र हम मान लेते हैं ये है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये पूरे गोले का केंद्र था, ये पूरे गोले का केंद्र था, समझिएगा बात को। ठीक है, नहीं तो इसे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। साथ ही से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब देखते हैं आप थर्ड पॉइंट, जिसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। दोबारा समझिएगा, वक्रता त्रिज्या। अब देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझिएगा बात को। दोबारा गोलीय दर्पण पर आइए, पूरा गोला लीजिए बिना काटा हुआ। ठीक है, नहीं हमने इतना हिस्सा उसका ले रखा है, तो जो इसकी केंद्र से और जो आपका दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है, समझ रहिएगा बच्चों को, ये जो परावर्तक पृष्ठ है और केंद्र है, इससे जो बीच में जो दूरी होती है उसे बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या। साथ ही से इसको यहाँ पर ना लिख करके हमने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो ये आप दूरी देख रहे हैं ये होती है आपकी वक्रता त्रिज्या। तो साथ ही यहां पर भी इसको डिनोट करेंगे हम। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई। क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गई। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। उसके बाद आ जाता है आपका अभिलंब। क्या आ जाता है, अभिलंब। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। समझिएगा बात को। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु, जो आपका गोलीय दर्पण है, ये किसी बिंदु, ठीक है, को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यानी इस रेखा की बात हो रही है जो हमने डिनोट की है वक्रता त्रिज्या के फॉर्म में। ठीक है, मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। तो इस बिंदु जो आपका दर्पण का ध्रुव है, इस पर क्या होगी, लंब होगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे, बहुत ही, ये क्या कहलाता है आपका अभिलंब कहलाता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। इतना प्रोसेस जो है, इतनी डेफिनेशन जो है, आप बिल्कुल इसको समझ चुके होंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कुछ और डेफिनेशन। बहुत ही अच्छे, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। अब आपका आ जाता है मुख्य अक्ष। क्या जाता है, मुख्य अक्ष। चलिए देखते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी P तथा वक्रता केंद्र यानी C को मिलाने वाली सीधी रेखा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिएगा, यानी हमने क्या ले लिया, एक अवतल दर्पण ले लिया। क्या ले लिया, एक अवतल दर्पण। नीचे देखिए आप, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया इसका
परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु जिसे बोला जाता है दर्पण का ध्रुव, अभी मैंने आपको समझाया, यानी P। और यानी पूरे गोले का जो ये संपूर्ण गोला जब था, जब इसे काट करके बनाया गया, उसका केंद्र क्या कहलाता है आपका C, जिसे बोलते हैं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यानी C को और P को मिलाने वाली रेखा, ये क्या कहलाती है आपकी, यानी हम इसको नाम दे देते हैं N1 N2 जो नाम दिया है, यानी यही N1 और N2 आपकी क्या है, ये आपकी मुख्य अक्ष। क्या है आपकी मुख्य अक्ष, इसकी कोई फिक्स लंबाई नहीं होती है, ये है आपकी मुख्य अक्ष। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है दर्पण का द्वारक। क्या आ गया आपका दर्पण का द्वारक। अब देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, समझिएगा बात को। अब जब देखिए, ये हो गया आपका M1, ये हो गया आपका M2, जो आप ये M1 और M2 को देख रहे हैं, ये वाला व्यास, ठीक है, ये वाला व्यास, ये व्यास क्या कहलाता है आपका दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं दिखाऊं आपको उत्तल दर्पण में, किस में दिखाऊं, उत्तल दर्पण में, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, ये है आपका उत्तल दर्पण। अब देखिए, इसका जो आपका दर्पण का द्वारक है वो क्या है, ये रहा बीच का केंद्र, ये रहा आपका वक्रता केंद्र, मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, और साथ ही ये आप देख रहे हैं जो इसका दर्पण का व्यास है वो क्या कहलाता है आपका दर्पण का द्वारक कहलाता है। समझिएगा बात को, दोनों में सेम प्रोसेस होता है, दोनों में सेम प्रोसेस होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर आपको मुख्य अक्ष के बारे में पता लगा, जो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर के गुजरती है रेखा, सीधी रेखा, वो कहलाती है आपका मुख्य अक्ष। साथ ही जो दर्पण का जो व्यास होता है, दर्पण का व्यास होता है, वही आपका कहलाता है दर्पण का द्वारक। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। अब बात आ जाती है मुख्य फोकस की। ये क्या है भैया, अब इसको देखिएगा, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, सबसे पहले इतना पढ़ेंगे हम। ठीक है, प्रकाश किरणें यानी इसके समांतर क्या आ रही है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो इसके समांतर यानी मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो चलिए इसको बना देते हैं हम। ठीक है, मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, उसमें ये बात पढ़ ले, जो उत्तल दर्पण आप देख रहे हैं उसमें समझ लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसके समांतर जो मुख्य अक्ष है, इसके समांतर क्या आ रही है, प्रकाश किरणें। ये आई आपकी प्रकाश किरणें। ठीक है, ये आई आपकी प्रकाश किरणें। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। ठीक है, इतना काम हमने बिल्कुल इसको कर दिया है। ये आ गई आपकी 4 प्रकाश किरणें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अब इनका क्या होगा, परावर्तन होगा पश्चात मुख्य अक्ष के, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, यह आपका मुख्य अक्ष। ध्यान रखिएगा, जिस पर वक्रता केंद्र है, साथ ही आपका दर्पण का द्वारक ध्रुव है। बहुत ही अच्छा, यह आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यानी अब क्या होगा, ये आपकी A है, ये B है, ये आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, इनको देंगे हम E F भी नहीं दे सकते आप, इनको रोमन अंक दे देते हैं। 1, ये हो गई सेकंड, ये थर्ड हो गई आपकी, ये हो गई फोर्थ। ठीक है, यहाँ आपकी 4 जो कि प्रकाश किरणें हैं, ये परावर्तन होगा अब इनका, यानी ये परावर्तन हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, समझ रहे आप बात को, ये हुआ। तो ये परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। समझ रहे हैं आप बात को, ये मिलती हुई मिल गई हैं। ठीक है, पर एक बात इसमें आप देखिए, इसमें एक बात लिखी हुई है, बिंदु जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मिलती हुई प्रतीत कहां पर हुई, ये तो वास्तव में मिल गई भैया, वास्तव में मिल गई, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, इधर क्या होगा, वास्तव में काम होता है। ठीक है, तो ये तो वास्तव में मिल गई, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती हुई है,
वो कैसे होगा, वो होगा आपका उत्तल दर्पण में। देखिएगा ये इतना आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण में क्या हो रहा है, प्रकाश किरणें समांतर आई, ठीक है। इसके साथ ही क्या हुआ, जो आपका परावर्तक पृष्ठ है वहां से क्या हुई, किरणें क्या हुई, परावर्तित हुई, उनका परावर्तन हुआ। परावर्तन के पश्चात जो आपका मुख्य अक्ष होता है, जिस बिंदु पर वो टकराएंगी सभी एक दूसरे को काटेंगी, जैसे यहाँ पर पे काटा, तो ये क्या कहलाता है, आपका मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार। अब ले लेते हैं हम उत्तल दर्पण, ठीक है। क्या लेंगे हम, उत्तल दर्पण लेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। हम इसको दोबारा बनाएंगे हम उत्तल दर्पण को, ठीक है। चलिए अब लेते हैं हम उत्तल दर्पण। ये ले लिया हमने, क्या ले लिया आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। ये इसके हमने अंदर की ओर क्या कर दी, कलई कर दी, ठीक है। चलिए अब देखिए ये हो गया इसका परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, जिसे बोला जाता है P, ठीक है, यानी दर्पण का ध्रुव, ठीक है। ये हो गया इसका केंद्र, केंद्र इसका अंदर की ओर होगा, इसका बाहर की ओर थोड़ा ही ना होगा। अगर हम वक्रता केंद्र यहाँ ले तो गोलाई तो ऐसे आ जानी चाहिए, समझ रहे हैं, तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, अंदर होगा, ठीक है। ये हो गया इसके सामने बिल्कुल यहाँ पर पे, ठीक है। ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, समझ रहे हैं बात, बिल्कुल। बहुत ये थोड़ा उल्टा प्रोसेस है, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया आपका वक्रता केंद्र, इसी में मैं आपको सारी डेफिनेशन बताऊंगा। ये क्या हो गया आपका दर्पण का द्वारक हो गया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। इसको मैं अभी रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। ये था आपका दर्पण का द्वारक, और P और C, जो आपका P है यानी दर्पण का ध्रुव है और वक्रता केंद्र है, को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष निकाल दीजिए। ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष, ठीक है। क्या हो गई, ये आपकी मुख्य अक्ष, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, ये क्या हो गई आपकी मुख्य अक्ष, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। अब इसके समांतर जो आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, इसके समांतर क्या आनी है, प्रकाश की किरणें आनी है, हम प्रकाश की किरणें लाएंगे। अब परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है तो किरणें भी ऐसे आएंगी, ना करके ऐसे आएंगी, क्योंकि अवतल दर्पण में ऐसे आती थी क्योंकि उसकी बाहरी ओर कलई है। इसमें क्या है, अंदर की ओर आएंगी, यानी ये आ गई आपकी प्रकाश किरणें, ठीक है। क्या ये आपकी प्रकाश किरणें। अब देखिए भैया ये क्या होंगी, एक दूसरे से परावर्तित हो जाएंगी, यानी ये कैसे जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी। ये इसका क्या हुआ, परावर्तन हुआ। ये कैसे चली गई, ऐसे चली गई। ये कैसे चली गई, ऐसे चली गई। ये कैसे चली गई, ऐसे चली गई। अब आप देख पा रहे हो यार, इसमें तो मुख्य फोकस बना ही नहीं, इसमें तो ये आपस में कटी ही नहीं, आपस में इनको काटा ही नहीं गया, ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु को काट ही नहीं रही हैं जहां पर वो मिलती हैं। लेकिन आपने एक बात को ध्यान नहीं दिया, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत, ठीक है, समझिएगा बात को। यानी इनको क्या किया हमने, पीछे की ओर, जो दर्पण का पिछला रुख है उसकी ओर बढ़ा दिया, ठीक है। बढ़ाते हैं, ये हमने पीछे की ओर बढ़ा दिया, ठीक है। इस किरण को भी हमने पीछे की ओर बढ़ा दिया, ठीक है। इसको भी हमने पीछे की ओर बढ़ा दिया, इसको भी हमने पीछे की ओर बढ़ा दिया। तो जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। ये क्या बन गया आपका मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, ठीक है। यहां से आपको पता लग गया कि ये क्या है, आपकी प्रकाश किरणें आती हैं और ऐसे लौट जाती हैं परावर्तन के पश्चात। लेकिन जिस बिंदु पर उत्तल दर्पण में क्या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या बोलते हैं आप, मुख्य फोकस बोलते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार प्रदर्शन आपका, ठीक है। समझ गए हैं आप इस बात को, बताइए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बिल्कुल आपको बिल्कुल ये सब कुछ समझ में आ गया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट स्लाइड पर, और देखते हैं कुछ और डेफिनेशन। चलिए आगे देखते हैं। तो अब आपका आ जाता है फोकस दूरी, क्या आ जाता है, फोकस दूरी। चलिए बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, ठीक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी P तथा मुख्य अक्ष, पहले हम थोड़ा थोड़ा करके इसको बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम दर्पण लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, एक दर्पण लेते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। कैसा हो गया, अवतल दर्पण, क्योंकि हमने इसके बाहर की ओर कलई की है। इसका नाम है अवतल दर्पण, ठीक है। समझ रहे बात को, बहुत ही अच्छा। इसका परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या होता है आपका, दर्पण का ध्रुव, ये हो गया। उसके बाद इस दर्पण का केंद्र, ठीक है, ये हो गया आपका C, यानी क्या बोलते हैं,
वक्रता केंद्र। ठीक है, ये आपने इसको आपस में मिला दिया, ये क्या हो गया आपका मुख्य अक्ष। क्या हो गया आपका मुख्य अक्ष, समझ रहे हैं बात को, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। चलिए मुख्य अक्ष फोकस, ठीक है, ये मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका एफ कहाँ होता है, ठीक है, एफ कहाँ होता है इस बात को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एफ से प्रदर्शित करते हैं गोलीय दर्पण का फोकस, जो गोलीय दर्पण का आपका फोकस होता है उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के ठीक मध्य, जो आपका वक्रता केंद्र और जो दर्पण का ध्रुव होता है उसके ठीक मध्य यानी बिल्कुल बीच में आपको क्या होता है फोकस होता है। क्या होता है फोकस। और कैसे बनता है फोकस, आपको पता है कि प्रकाश किरणें आती हैं, ठीक है, मैं पीछे बता चुका हूं, ये क्या होती हैं प्रकाश किरणें ऐसे आती हैं, इनका परावर्तन होता है, परावर्तन के पश्चात ये कहीं पर भी एक बिंदु जो होता है आपका उस पर क्या होती है आकर के मिलती है और वो कहलाता है आपका मुख्य फोकस कहलाता है। समझ रहे हैं बात को, आ गए याद आपके। तो आपका फोकस कहाँ होगा, ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। ठीक है, इसको मैंने कर दिया रफ, मेरे को सिर्फ ये दिखाना था कि आपको कि फोकस दूरी आपकी कहाँ है। ठीक है, तो यानी आप इसको बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो ये मान लेते हैं ये आपका क्या है फोकस। ठीक है, अब देखिए हमने बात की है फोकस दूरी की, तो फोकस से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है फोकस दूरी, यानी स्मॉल एफ ये होती है। ये मैंने आपको इसमें बताना था, ठीक है, कि फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, अब एक चीज और बतानी है कि ये क्या है आर, यानी वक्रता त्रिज्या, यानी वक्र जो दर्पण का केंद्र होता है और दर्पण का जो ध्रुव होता है उसके मध्य के बीच की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, जिसे बोलते हैं आर से। हमने एक बात लिखी हुई है कि इसलिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्यों होती है आधी, क्योंकि जो वक्रता जो मुख्य फोकस है आपका वो बिल्कुल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी C और P के बिल्कुल बीच में होता है, यानी यहां पर पे होता है। तो जो होगा आपका वक्रता केंद्र जो होगा, अगर मैं इसको लिखूं कि R इक्वल टू क्या होगा, तो R इक्वल टू क्या होगा 2F। क्यों होगा 2F, भला ये तो हो गई आपकी F दूरी और ये भी कितनी है F दूरी, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है। तो 1F 2F यानी 2F, यानी R इक्वल टू क्या आया 2F, यानी एक इक्वेशन तो आपकी ये हो गई। साथ ही आप एक और चीज देख सकते हैं कि F, अगर मैं F यहां से निकालूं तो F इक्वल टू क्या होगा R/2 हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया आपका। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आपको क्या करेगा कि दर्पण की क्या दे देगा वक्रता त्रिज्या दे देगा और बोलेगा कि फोकस दूरी बताओ, तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे। और बोलेगा कि आपको फोकस दे दिया और बोला वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो गोलीय दर्पण की, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, यहां से आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाता है आपका फोकस तल। फोकस तल किसे कहते हैं, चलिए वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है। ठीक है, कहां से गुजरता है मुख्य फोकस से। अब पहले हम क्या लेते हैं एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, ये ले लिया हमने, वापस क्या ले लिया दोबारा ही हमने क्या ले लिया अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, इसमें मैं आपको सारी चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि अब आपको सब कुछ जानकारी हो गई होगी। ये आपका P है, आपका P क्या होता है ये भी आपको पता है, और ये आपका C होता है, ये मिलाने वाली रेखा हो गई, और ये हो गई आपकी F। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। अब क्या है, क्या बोला गया है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाला तल तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है दर्पण का फोकस तल कहलाता है। अब मुख्य अक्ष कौन सा है, ये है, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत लेना है यानी ऐसे लेना है, सीधा लेना है, और ये है आपका फोकस, यानी मैं इसको F को हटा देता हूं, यानी ये जो आपको दिख रहा है जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है ये F, यानी मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है, साथ ही आपका मुख्य अक्ष के लंबवत है, ये क्या कहलाता है आपका फोकस तल। ये क्या है आपका फोकस तल।
बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। अब मैं क्या करता हूं, मैं इन जितनी भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है वो एक ही चीज के मैं अंदर आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है, आपका एक दर्पण है, ठीक है। ये इसके दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसका मध्य बिंदु जो होता है वो P होता है, जिसे बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। एक चीज आपकी कंप्लीट हो गई। अब जो दर्पण का केंद्र होता है, जिस गोलीय दर्पण के केंद्र से बनाया जाता है वो, जैसे कि ये एक गोल है, ठीक है, ये इसका केंद्र है और ये हमने इसकी ओर कलाई करके इतना भाग इसका ले लिया, तो ये केंद्र जो C है ये क्या कहलाता है, आपका वक्रता केंद्र कहलाता है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, ठीक है। उसके बाद समांतर जो किरण आ रही है, ऐसे जो किरण आ रही है और परावर्तन के पश्चात परावर्तक पृष्ठ से जिस बिंदु के मुख्य अक्ष पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर, उसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। और मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है। और वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, ठीक है। और जो आपका दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, जो दर्पण का जो व्यास होता है, ये जो मैंने आपको डॉटेड लाइन में दिखाया, ये होता है आपका दर्पण का द्वारक। ये क्या होता है, दर्पण का द्वारक। द्वारक माने यानी उसका गेट, ठीक है, जिससे हम अंदर आते हैं, ये होगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया हुआ है हमने आपको, और फोकस तल क्या होगा आपका, मैंने नीचे बता दिया, ये जो मुख्य अक्ष के लंबवत होगा तथा फोकस, जो मुख्य फोकस है उससे होकर गुजरेगा, वो क्या कहलाता है, आपका फोकस तल। तो इस चित्र में मैंने आपको टोटल डेफिनेशन आपको कवर करा दी, एक बार उसका रिवीजन भी करा दिया, ठीक है। तो इन सभी को बच्चों क्या करिएगा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इनको रिवीजन करते रहिएगा, साथ ही साथ पढ़ते रहिएगा। और मैं आपको दोबारा जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूं। मेरी ओर से आपके पूरे परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो आप बच्चे पढ़ते रहिएगा, मन लगाकर पढ़ते रहिएगा, ठीक है, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। हमारा तो यही उद्देश्य है कि आप अच्छे से सफल हो सके, आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो। इस चैनल पर आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से कवर कराया जाएगा और हर एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, कुछ और अच्छी जो डेफिनेशंस हैं, जो अच्छा कंटेंट है आपके लेकर के लिए मैं लेकर के प्रोवाइड आपको कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, जब तक के लिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।